शोर न हंगामा, बात होगी खबर की, ना इधर की ना उधर की, शाम 7 बजे बात पते की। नमस्कार, मैं आपके साथ शोभना यादव। सबसे पहले नजर टॉप 4 बड़ी खबरों पर। देश के कई राज्यों में जमकर बारिश हो रही है, लेकिन दिल्ली और एनसीआर में कुछ घंटों की बारिश के बाद सड़कों पर भरे पानी और ट्रैफिक जैम ने तमाम तैयारियों की पोल खोलकर रख दी। महाराष्ट्र की लड़ाई लेकर दिल्ली पहुंचे एनसीपी नेता शरद पवार ने अजीत पवार के दावों को खारिज करते हुए कहा कि मैं ही पार्टी का अध्यक्ष हूं। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधी कांड से चर्चा में आए आदिवासी युवक को अपने घर बुलाकर उसके पैर धोए और आरती भी उतारी। और इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा से दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया जाएगा। मुंबई में भारी बारिश के बाद एक सड़क अचानक धंस गई। इस हादसे में सड़क पर खड़ी दर्जनों गाड़ियां गड्ढे में समा गई। और जो तस्वीरें सामने आई वो डरा देने वाली थी। यहाँ सड़क पर 25 से 30 फुट का लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें सफेद रंग की एक कार गिरती दिखाई दी। यहाँ मिट्टी इतनी ज्यादा खिसकी कि कार के साथ साथ सड़क पर लगा एक पेड़ भी जड़ सहित उखड़ गया। दरअसल यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और इस लैंडस्लाइड में 5 से 6 कार और करीब 1 दर्जन 2 व्हीलर इस गड्ढे में दब गए। गनीमत यही रही कि लैंडस्लाइड की चपेट में कोई आम इंसान नहीं आया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में भी मौसम का रौद्र रूप देखने को मिला। यहाँ नदी पार कर रही एक कार तिनके की तरह पानी में बह गई। और बाढ़ का जो वीडियो सामने आया वो डराने वाला था। यहाँ पानी के तेज बहाव में एक लग्जरी कार फंस गई और देखते ही देखते कार पानी में बहने लगी। पानी का बहाव इतना तेज था कि कुछ ही मिनट में कार तिनके की तरह बहती चली गई। इसी दौरान पानी के तेज प्रहार से कार का एक दरवाजा भी खुल गया, जिससे नदी का पानी कार के अंदर समा गया और कार पानी के तेज बहाव में बहती चली गई। गनीमत रही कि कार सवार सभी लोग पहले ही कूद गए थे और उनकी जान बच गई। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी आज तेज बारिश हुई। हापुड़ जिले में स्कूल की एक बस अंडरपास में फंस गई, जिसके बाद बस को निकालने के लिए ट्रैक्टर मंगवाना पड़ा और फिर ट्रैक्टर की मदद से बस को खींचकर पानी से बाहर निकालने का काम शुरू हुआ। कुछ ही देर में ट्रैक्टर से खींचकर बस को बाहर निकाल लिया गया। हालांकि बस को पानी से बाहर निकालने से पहले बस में सवार सभी स्कूली बच्चों को बाहर निकाल लिया गया था। सिर्फ यूपी ही नहीं, नांदेड़ जिले में बाढ़ में फंसे तमाम किसानों का जेसीबी से रेस्क्यू किया गया और एक एक कर 35 किसानों को बाढ़ से सुरक्षित निकाल लिया गया। दरअसल नांदेड़ में भारी बारिश के बाद खेत में काम करने गए 35 किसान फंस गए थे, जो उफनते नदी नालों को पार नहीं कर पा रहे थे और फिर उनकी मदद के लिए जेसीबी लगाई गई और जेसीबी में बैठाकर उन्हें बरसाती नाला पार कराया गया। बिहार के दरभंगा जिले में सावन शुरू होते ही जीवछ नदी पर बना एक पुल बीच में ही जवाब दे गया। बाढ़ के पानी में लाखों रुपए से बना पुल तिनके की तरह बह गया, जिससे वहां आवागमन ठप हो गया। घटना के बाद पुल 2 हिस्सों में टूटा नजर आया। डायवर्जन पुल बह जाने से लोगों में भारी गुस्सा है। स्थानीय लोग अब पुल निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। बहाव तेज के कारण टूट गया, बहुत जाना पैदल जाना भी मुश्किल है। दरअसल पुल बह जाने से सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि लोगों को 200 मीटर की दूरी तय करने के लिए अब 8 से 10 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। बिहार के दरभंगा में हुई तेज बारिश के बाद हालात सबसे ज्यादा खराब दिखे। यहाँ बारिश का पानी दरभंगा मेडिकल कॉलेज में घुस गया, जिसके बाद घुटनों तक भरे पानी में डॉक्टर मरीजों का इलाज करते हुए नजर आए। और 4-5 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद पूरा डीएमसीएच परिसर पानी में तैरता नजर आया। यहाँ ओपीडी में घुटनों तक पानी भर गया, जिससे यहाँ इलाज कराने आए मरीजों को भारी परेशानी हुई। वार्डों में पानी भरा था तो वहीं रिसेप्शन और अपॉइंटमेंट विंडो के पास भी पानी ही पानी नजर आया। विगत वर्षों में हमने इतनी बारिश कभी देखा नहीं था और अचानक इतना पानी आने से पूरे कैंपस में जल जमाव हो गया है। हमारे हॉस्टल, कॉलेज और वार्डों में पानी घुस गया है। बारिश का पानी ज्यादातर वार्डों में घुस गया। बेड पर मरीज थे और नीचे पानी ही पानी भरा था। आपातकालीन सेवा, मेडिसिन विभाग और शिशु विभाग के अलावा ओपीडी भी पानी पानी हो गया और ऐसे माहौल में डॉक्टर्स को इलाज करने में बेहद परेशानी हुई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्कूली बच्चे नदी पार करके स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। यहाँ नदी पर पुल न बने होने की वजह से बच्चों को रोज अपनी जान को जोखिम में डालना पड़ता है और स्कूल जाने के लिए बच्चे रोज उफनती नदी को पार करते हैं। नदी के तेज बहाव को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि रोज रोज उफनती नदी पार करना कितना मुश्किल है, लेकिन बच्चे रोज इस समस्या से दो चार होते हैं। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, स्थानीय लोगों को भी बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए सुबह से काम पर लगना पड़ता है। स्थानीय लोग जब बच्चों को हाथ पकड़कर नदी पार कराते हैं, तब जाकर बच्चे स्कूल पहुंच पाते हैं।
नदी पर पुल निर्माण की गुहार लगाते लगाते बच्चे इतने परेशान हो चुके हैं कि अब वो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन करने को मजबूर हैं। अपनी शिकायत लेकर अधिकारियों के चौखट पर पहुंची एक बच्ची अपनी पीड़ा सुनाते सुनाते रो पड़ी। स्कूल जाने में परेशानी होती है हमको। कभी कभी तो मैम चिल्लाती थी कि क्यों नहीं आते, पर मैं हमारी नदी है, हम आ नहीं पाते, नदी आ जाती है। नदी पर पुल न बने होने की वजह से छिंदवाड़ा जिले के चिकटबड़ी इलाके की कई पीढ़ियां पढ़ाई लिखाई से वंचित रही हैं, लेकिन अब जब ये बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हैं तो प्रशासन की लापरवाही उनके उज्जवल भविष्य में सबसे बड़ी बाधा बन रही है। वहीं दिल्ली एनसीआर में आज हुई तेज बारिश मुसीबत लेकर आई। मूसलाधार बारिश की वजह से दिन में अंधेरा हो गया और लोग लाइट जलाकर गाड़ी चलाते नजर आए। वहीं सड़क पर लंबा जाम देखने को मिला। भारी बारिश के बाद यहां सैकड़ों गाड़ियां जाम में फंसी नजर आई। कुछ घंटों की बारिश के बाद ही दिल्ली पानी पानी हो गया। यहाँ घुटनों तक पानी भर गया, जिसकी वजह से सुबह दफ्तर जाने वाले लोग समय से ऑफिस नहीं पहुंच सके। इसका कोई निकासी कब तक होगी? इसकी निकासी गवर्नमेंट से कह सकते हैं। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद का भी यही हाल था। गाजियाबाद में भारी बारिश के बाद लोगों के घरों में नाले का पानी घुस गया और लोग घरों में कैद होकर रह गए। गुरुग्राम में दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाई जाएगी और इस पर काम भी शुरू हो गया है। हरियाणा सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक ये जंगल सफारी गुरुग्राम और नूह जिले में अरावली की पहाड़ियों की तलहटी में बनाई जाएगी। दुनिया की सबसे बड़ी कही जा रही ये जंगल सफारी 10,000 एकड़ जमीन पर बनेगी। हरियाणा सरकार का कहना है कि जंगल सफारी बनने से इस क्षेत्र में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही अरावली की पहाड़ियों के संरक्षण में भी मदद मिलेगी। इस जंगल सफारी को 3 चरणों में 2 साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा सरकार का कहना है कि इस जंगल सफारी में हर तरह के जानवर और पक्षियों को रखा जाएगा। कहा जा रहा है कि हरियाणा सरकार इस जंगल सफारी में विदेश से आने वाले चीतों को रखने पर भी विचार कर रही है। इस जंगल सफारी में आने वाले सैलानियों के लिए भी खास टूरिज्म जोन्स बनाए जाएंगे। मणिपुर सरकार ने राज्य में इंटरनेट सेवाओं पर बैन 10 जुलाई तक बढ़ा दिया है। मणिपुर के मौजूदा हालातों को देखते हुए राज्य सरकार ने इंटरनेट सर्विस पर लगे बैन को 10 जुलाई तक बढ़ा दिया है। सरकार का कहना है कि ऐसा शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किया गया है। मणिपुर में भड़की हिंसा के बाद 3 मई से ही इंटरनेट सेवा बंद है। बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा का आज 88वां जन्मदिन है। इस खास मौके पर बोधगया के तिब्बत मंदिर में खास शोभा यात्रा निकाली गई। बौद्ध भिक्षुओं ने दलाई लामा की दीर्घायु की कामना करते हुए विशेष पूजा की। पीएम मोदी ने दलाई लामा से फोन पर बात कर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। पीएम ने फोन कॉल पर हुई बात की जानकारी देते हुए उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की। केदारनाथ धाम पर रील बनाने का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें लड़का मंदिर के सामने खड़ा होकर लड़की की मांग भर रहा है। कुछ दिन पहले ही मंदिर समिति ने पुलिस को नोटिस देकर रील बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार सीधी कांड पर डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। सरकार ने पहले आरोपी के घर पर बुलडोजर चलवाया और अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पीड़ित आदिवासी युवक से मुलाकात की, जिसके लिए पीड़ित को सीधी से मुख्यमंत्री आवास पर बुलवाया गया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान पीड़ित युवक का हाथ पकड़े हुए नजर आए। वो पीड़ित को सीएम आवास के अंदर ले गए और एक कुर्सी पर बिठाया। इसके बाद खुद नीचे बैठकर शिवराज ने पीड़ित के पैर पखारे। पैर धोने के बाद सीएम शिवराज सिंह ने पीड़ित का तिलक किया और माला पहनाकर सीएम आवास में स्वागत किया। सीएम ने पीड़ित को शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया और इसके बाद पीड़ित युवक को गणेश जी की प्रतिमा भी भेंट की। साथ ही श्रीफल और वस्त्र देकर भी सम्मानित किया। सीएम आवास पर स्वागत करने के बाद शिवराज ने पीड़ित को अपने पास बिठाया और मिठाई खिलाई। शिवराज सिंह चौहान काफी देर तक पीड़ित आदिवासी युवक का दुख दर्द बांटते रहे। इस दौरान उन्होंने पीड़ित से सरकारी योजनाओं की हकीकत भी जानी और सवाल किया कि क्या उसे सरकारी योजनाओं का फायदा मिल रहा है या नहीं। राशन मिलता है, मिल जाता है। बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको छात्रवृत्ति वगैरह मिलता है, वजीफा मिलता है और कोई परेशानी घर बच्चे की होती मुझे। बातचीत के दौरान सीएम ने सीधी की घटना को लेकर दुख जताया और पीड़ित आदिवासी युवक से माफी मांगी। मुझे बहुत दुख हुआ वो घटना देख के, मैं माफी चाहता हूँ ये, क्योंकि मेरी ड्यूटी है, मेरे लिए तो जनता ही भगवान है। पीड़ित आदिवासी का स्वागत सम्मान करने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने उसके साथ नाश्ता भी किया। इस दौरान भी शिवराज उससे बातें करते नजर आए। शिवराज ने पीड़ित से कामकाज के बारे में सवाल किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि अब वो दोस्त बन गए हैं और आगे भी मिलते रहेंगे।
मुझसे नाराज तो नहीं हो? पक्का? इस घटना ने मुझे बहुत दुखी किया, इसलिए तुम मेरे लिए तो सुदामा हो। गरीबी भगवान का रूप है। जो अपन दोस्त बन गए ना, मैं संपर्क में रहूंगा, मिलते रहेंगे। दरअसल सीधी कांड मामले में शिवराज सरकार घिरती नजर आ रही है, क्योंकि आरोपी की बीजेपी नेताओं से नजदीकी के आरोप लग रहे हैं। पूरे मामले में कांग्रेस हमलावर है और लगातार आदिवासी समुदाय का अपमान करने का आरोप लगा रही है। इसलिए सारे आरोपों की काट के लिए खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्टिव हुए। उन्होंने पहले तो आरोपी पर सख्त एक्शन के निर्देश दिए। आरोपी के पिता के मकान के गैरकानूनी ढंग से बनाए गए हिस्से पर बुलडोजर चलवाया और अब पीड़ित को सीएम आवास पर बुलाकर दुख दर्द दूर करने की कोशिश की। पीड़ित आदिवासी युवक के पैर धोने का वीडियो खुद शिवराज सिंह ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। मैंने के पैर धोए, पानी माथे से लगाया ताकि मेरी व्यथा और दर्द कम हो सके। मन में जो पीड़ा थी उस पीड़ा को मैं कम कर सकूं। शिवराज ने पीड़ित के साथ सीएम आवास में एक पौधा भी लगाया और चुनावी साल में ये संकेत देने की कोशिश की कि उनकी सरकार में अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीधी कांड पर शिवराज की डैमेज कंट्रोल की कोशिश कामयाब होती दिखी, जब मुलाकात के बाद पीड़ित ने सरकार के कदमों पर संतुष्टि जताई। हालांकि पूरे मामले पर कांग्रेस आक्रामक है और इस मुद्दे के सहारे शिवराज सरकार को घेरने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसलिए आज यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया एक डेलीगेशन के साथ सीधी पहुंचे और पीड़ित परिवार से मिले। उन्होंने पीड़ित की पत्नी, बेटे और परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आरोपी प्रवेश शुक्ला के अमानवीय कृत्य का विरोध किया और शिवराज सरकार के पीड़ित के पैर धोने को दिखावा करार दिया। वैसे ही उनके लोगों ने सम्मान पूरी तरह से झंझोड़ दिया है। जो स्वाभिमान था वो आदिवासियों का तोड़कर रख दिया है और आज भी इस तरह कर ये मजाक बना रहे हैं, पूरे समाज का मजाक बना रहे हैं, माखौल बना रहे हैं। ये जो बहन के आंसू है ना, ये झूठे नहीं है। आप वहाँ जो चंदन टीका जो लगा रहे हैं ना, वो झूठ। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेताओं ने सीधी के गांधी चौराहे पर धरना भी दिया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने पीड़ित आदिवासी के साथ हुए अन्याय को सरकार और बीजेपी की लापरवाही बताया। कांग्रेस का डेलीगेशन सीधी पहुंचा तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भोपाल से शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोला और पीड़ित आदिवासी के पैर धोने को नाटक करार दिया। शिवराज सिंह जी जितनी नाटक नौटंकी कर लें और अपना पाप 18 साल का पाप धोने का प्रयास करें, नहीं धुलता। कमलनाथ इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि शिवराज का मन साफ होता तो वो कैमरे न लगवाते। आदिवासी समाज देख कभी माफ नहीं करेगा। ये जितने भी पैर धुलवा ले, जितने भी कैमरा सामने लगवा दे, जिसकी आत्मा, जिसका मन साफ होता है वो ये कैमरा से नहीं करते। इस बीच सीधी से बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ल को पीड़ित पक्ष की महिलाओं का विरोध झेलना पड़ा। दरअसल विधायक पीड़ित के घर पहुंचे थे। उसी दौरान पीड़ित पक्ष ने भारी नाराजगी जाहिर करते हुए विधायक और उसके समर्थकों को चप्पलें दिखाई। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने महिलाओं को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उनका गुस्सा कम नहीं हुआ। पुणे के मावल में एक संगीन मामला सामने आया है। आरोपों के मुताबिक यहां अंबी गांव स्थित डीवाई पाटिल स्कूल में लड़कियों के टॉयलेट में स्कूल प्रशासन ने सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। यही नहीं, स्कूल में छात्रों से जबरदस्ती ईसाई प्रार्थना करवाई जा रही थी। छात्रों के माता पिता ने आरोप लगाया कि स्कूल के प्रिंसिपल छात्रों को जबरदस्ती ईसाई धर्म की शिक्षा दे रहे थे, जिसके बाद छात्रों के परिजन और हिंदू संगठनों ने जमकर बवाल काटा। छात्रों के परिजन और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रिंसिपल से जवाब मांगा, जबकि उचित जवाब न मिलने पर प्रिंसिपल की पिटाई भी कर डाली। अभिभावकों ने कहा कि जब तक स्कूल प्रशासन दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करता, तब तक वो स्कूल खुलने नहीं देंगे। वहीं इस बाबत जब जी मीडिया ने स्कूल प्रशासन से बात करने की कोशिश की तो उसने चुप्पी साध ली। इन तस्वीरों को आप देखिए कि किस तरीके से ये लड़के जो हैं वो प्रिंसिपल के साथ मारपिटाई कर रहे हैं। ये सही तरीका नहीं है। तरीका पुलिस में कंप्लेंट देने का भी हो सकता है, पुलिस एक्शन ले सकती है, लेकिन इस तरीके के व्यवहार को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये डीवाई स्कूल के प्रिंसिपल हैं जिनके साथ इस तरह से मारपीट और बदसलूकी की गई।
अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के जवान करेंगे। जानकारी के मुताबिक अगले साल जनवरी में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले ही CISF वहां की सुरक्षा व्यवस्था संभालने की पूरी तैयारी कर लेगी। जानकारी के मुताबिक CISF ने राम मंदिर की सुरक्षा का एक प्लान राज्य सरकार के सामने पेश कर दिया है, जिसे मंजूरी भी मिल गई है। सुरक्षा इंतजामों की रूपरेखा तैयार करने के लिए CISF के DG और दूसरे अधिकारियों ने बुधवार को राम मंदिर परिसर का निरीक्षण भी किया। राम मंदिर परिसर की फुल प्रूफ सुरक्षा का प्लान बनाने का जिम्मा CISF की कंसल्टेंसी विंग को सौंपा गया है। बताया जा रहा है कि CISF का सुरक्षा घेरा बेहद अत्याधुनिक होगा और उसमें एंटी ड्रोन तकनीक शामिल की जाएगी, ताकि मंदिर परिसर के आसपास आसमान से उड़ते ड्रोन पर नजर रखी जा सके और जरूरत पड़ने पर उन्हें तुरंत मार गिराया जा सके। साथ ही पूरे मंदिर परिसर में नई तकनीक वाले CCTV कैमरे लगाए जाएंगे और निगरानी के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। फिलहाल राम मंदिर परिसर की सुरक्षा का जिम्मा CRPF और UP पुलिस संभाल रही है। रामलला के साथ साथ रामलला की नगरी की सुरक्षा भी हाईटेक होने जा रही है। सुरक्षा इंतजामों को लेकर अयोध्या के कमिश्नर ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाते हैं। सिक्योरिटी प्लान हम लोगों ने प्रपोज किया था शासन को, उसका फर्स्ट फेज अप्रूव होकर आ गया है और उसमें UP RNN को कार्यदायी संस्था बनाया गया है। तो उसमें एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, उसमें सर्विलांस के एस्पेक्ट्स हैं, उसमें कैसे हम लोग सुरक्षित रखेंगे पूरे परिसर को, कैसे हवा से कोई खतरा ना हो। RJD प्रमुख लालू यादव ने 2024 चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है, सुनिए आप। विपक्षी दलों की दूसरी बैठक से पहले RJD सुप्रीमो लालू यादव ने दावा किया कि 2024 के चुनाव में महागठबंधन कम से कम 300 सीटें लाएगी। वहीं महाराष्ट्र के हालात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जिसे बीजेपी भ्रष्ट कहती थी, उन्हें अब मंत्री बनाया जा रहा है। संसद के मानसून सत्र से पहले केंद्र सरकार ने 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मानसून सत्र में इस बार UCC, मणिपुर हिंसा और दिल्ली सरकार से जुड़े अध्यादेश को लेकर हंगामा हो सकता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के कुंवारों और विधुरों को पेंशन देने की घोषणा की है। 1,80,000 से कम वार्षिक आय वाले कुंवारों को प्रति महीने 2,750 रूपए पेंशन मिलेगी। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्चिंग को लेकर नया वीडियो जारी किया है। बीते दिन चंद्रयान 3 की इनकैप्सुलेटेड असेंबली को LVM-3 रॉकेट के साथ जोड़ा गया। एनसीपी पर कब्जे की जंग दिल्ली तक पहुंच चुकी है। शरद पवार ने आज दिल्ली में एनसीपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। इस बैठक को अजीत पवार ने गैरकानूनी कहा। बैठक में शरद गुट के नेता शामिल हुए, जिसमें सुप्रिया सूले, जितेंद्र आव्हाड जैसे नेता भी मौजूद थे। बैठक की अध्यक्षता शरद पवार ने की और संदेश देने की कोशिश की कि एनसीपी के असली बॉस वही हैं। जितेंद्र आव्हाड ने दावा किया कि वर्किंग कमेटी के कुल 25 सदस्यों में से 21 सदस्य मौजूद थे, लेकिन शरद पवार के घर हुई वर्किंग कमेटी की बैठक पर अजीत पवार ने आपत्ति जताई। अजीत पवार ने कहा कि जब मामला चुनाव आयोग में है तो दिल्ली में बुलाई गई बैठक का कोई कानूनी अहमियत नहीं है और इसके फैसले किसी भी सदस्य पर लागू नहीं होंगे। शरद पवार ने एनसीपी वर्किंग कमेटी की जो बैठक बुलाई थी, उसमें कई प्रस्ताव पास किए गए। सबसे पहले वर्किंग कमेटी ने शरद पवार के नेतृत्व पर विश्वास जताया। उसके बाद सांसद प्रफुल्ल पटेल को पार्टी से बर्खास्त किया गया, तो शरद पवार पर विश्वास जताया सभी सदस्यों ने। उसके बाद सांसद प्रफुल्ल पटेल को पार्टी से बर्खास्त करने का काम किया गया। सांसद सुनील तटकरे को भी बर्खास्त करने के फैसले पर मोहर लगाई गई। दोनों के अलावा अजीत पवार समेत 9 विधायकों की बर्खास्तगी पर मोहर लगी। वर्किंग कमेटी ने प्रस्ताव पास कर शरद पवार को पार्टी के खिलाफ काम करने वालों पर कार्रवाई करने का पूरा अधिकार दिया। साथ ही प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि एनसीपी विपक्षी एकता के साथ खड़ी होगी। यह भी कहा गया कि सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ते रहेंगे और महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। नेशनल वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शरद पवार ने अजीत पवार के वर्किंग कमेटी की बैठक को गैरकानूनी बताने पर पलटवार करते हुए कहा कि वो ही एनसीपी के अध्यक्ष हैं। किसी ने कुछ कहा मुझे मालूम नहीं। अब तो मुझे एक बात पता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मैं प्रेसिडेंट हूँ। दूसरा किसी ने अपने नाम पर स्टेटमेंट दे दिया, कुछ बात कही तो बात कह सकते हैं, इसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं, कोई सच्चाई नहीं। शरद पवार के दिल्ली पहुंचने से पहले दिल्ली में पोस्टर वॉर शुरू हो गई। एनसीपी दफ्तर के पास लगे पोस्टर से उन तस्वीरों को हटाया गया जिनमें अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल की तस्वीरें थीं, और नए पोस्टर्स छपवाए गए जिनमें शरद पवार के साथ उनकी बेटी सुप्रिया सूले हैं। इस पर लिखा था, सच और झूठ की लड़ाई में पूरा देश साथ है। साथ में ये भी लिखा गया कि भारत देश का इतिहास है, धोखा देने वालों को कभी माफ नहीं किया गया। कुछ पोस्टर्स ऐसे भी हैं जिसमें कटप्पा के बाहुबली को मारने का सीन दिखाया गया है।
पोस्टर में प्रफुल्ल पटेल की तुलना फिल्म बाहुबली के कटप्पा से की गई है। #गद्दार के नाम से एक पोस्टर और यहाँ पर लगा है, इसमें से लिख रहा है सारा देश देख रहा है, अपनों में छुपे गद्दारों को माफ नहीं करेगी जनता, ऐसे फर्जी मक्कारों को। शरद पवार के समर्थकों ने ये पोस्टर एनसीपी दफ्तर के पास मौलाना आजाद रोड सर्किल और जनपद सर्किल पर भी लगाए थे, जिसे नई दिल्ली नगर निगम ने हटा दिया। इस बीच अजीत पवार से गठबंधन के बाद शिवसेना शिंदे गुट के विधायकों में असंतोष और सिरफुटव्वल शुरू हो गया। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना शिंदे खेमे के 2 विधायक मंगलवार की शाम आपस ही में भिड़ गए, जिसके बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को नागपुर से अपना सरकारी दौरा छोड़कर मुंबई वापस आना पड़ा था। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को मंत्री पद को लेकर 2 विधायकों में जमकर धक्का मुक्की और झड़प हुई थी। इन्हीं 2 विधायकों का झगड़ा मिटाने के लिए एकनाथ शिंदे को अचानक मुंबई लौटना पड़ा था। एकनाथ शिंदे ने दोनों विधायकों को समझाया। शिंदे गुट के विधायकों ने मांग की है कि जिनके पास 1 साल से मंत्री पद है, अब उन्हें हटाकर दूसरे लोगों को मंत्री बनने का मौका दिया जाना चाहिए। हालांकि शिंदे गुट झगड़ों की खबरों को गलत बता रहा है, लेकिन विधायकों में नाराजगी को देखते हुए बुधवार रात को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के घर पर बैठक भी हुई। में नाराजगी है, बिल्कुल नाराज नहीं, हम में कोई भी नाराज नहीं। आज की बैठक में सब हंसते खेलते थे। लेकिन शिंदे गुट में सब ठीक नहीं लगता है, शायद इसीलिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 8 जुलाई का अपना गढ़चिरौली दौरा भी रद्द कर दिया है। साफ है, शिंदे सरकार में तीसरी पार्टी की अचानक एंट्री होने से शिवसेना शिंदे गुट के विधायकों की बेचैनी बढ़ गई। जिस दिन शिंदे गुट के विधायकों में झगड़ा हुआ, उसी दिन महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक हुई थी, जिसमें अजीत पवार समेत एनसीपी से आए सभी 8 मंत्री भी शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना शिंदे गुट के भीतर बड़े असंतोष को देखते हुए विभागों के बंटवारे में देरी हो सकती है। मंत्रिमंडल के नए विस्तार के बाद विभागों का बंटवारा हो सकता है, तब तक एनसीपी के सारे मंत्री बिना विभाग के रह सकते हैं। सूत्र ये भी बताते हैं कि आगे होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में शिवसेना और बीजेपी के विधायकों को ही मंत्री पद मिलेगा। शिवसेना शिंदे गुट को 7 और मंत्री पद मिलने की उम्मीद है। हालांकि विपक्ष लगातार कह रहा है कि एकनाथ शिंदे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। शिंदे गुट के सामने चैलेंज है, उनका बार्गेन पावर खत्म कर दिया। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बदल सकता है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि मुख्यमंत्री नहीं बदला जाएगा। एकनाथ शिंदे जी ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहेंगे और वो अच्छा काम कर रहे हैं। शिंदे गुट में अगर नाराजगी बढ़ी तो महाराष्ट्र में एनडीए की एकता के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। नाराजगी और असंतोष की खबरों के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी आज मीडिया के सामने आए। उन्होंने सफाई देते हुए विधायकों की नाराजगी और मुख्यमंत्री पद से हटाने के कयासों को खारिज किया और कहा कि विरोधी उनके खिलाफ अफवाह फैला रहे हैं। ये अफवाह है, ये अरे कितने हद तक जाना। मैं तो कहूंगा कि उनकी जो पार्टी की हालत है, वो हालत को देखना चाहिए, उन्होंने आत्मचिंतन करना चाहिए। एकनाथ शिंदे ने यह भी साफ करने की कोशिश की कि अजीत पवार गुट के सरकार में शामिल होने से उन्हें कोई परेशानी नहीं है। जब उन्होंने आने का निर्णय लिया, देवेंद्र जी, मैं और वरिष्ठ नेता जो है, उन्होंने सब विश्वास में लेके हमने किया ये। शिंदे ने कहा कि अजीत पवार के आने से उनकी सरकार और मजबूत हुई है। इस बीच लालू प्रसाद यादव ने अजीत पवार पर निशाना साधा। शरद पवार की उम्र को लेकर अजीत पवार के तंज पर लालू ने अपने अंदाज में जवाब दिया और कहा कि राजनीति में कोई बूढ़ा नहीं होता है। कहने से रिटायर हो जाएगा, वो बूढ़ा आदमी रिटायर होता है, कब से राजनीति में रिटायर नहीं होता। बुधवार को अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार पर हमला करते हुए कहा था कि 83 साल की उम्र होने पर भी वो पार्टी की कमान नहीं छोड़ रहे। नंतरच्या काळामध्ये आता नवीन पिढी पुढे येते, तुम्ही आशीर्वाद द्या ना, चुकलं तर सांगा ना, अजित तुझं हे चुकलं। अजीत पवार एनसीपी का अध्यक्ष बनना चाहते थे। बगावत के बाद 32 विधायकों का साथ मिलने के बाद वो पार्टी अध्यक्ष चुन लिए गए, लेकिन असली एनसीपी किसकी, इसका फैसला चुनाव आयोग करेगा। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी भारी बारिश मुसीबत का सबब बनी हुई है। बड़ी महंगाई के बीच भारी बारिश पाकिस्तान की आवाम की मुसीबतें बढ़ा रहा है। पाकिस्तान में उफान आने पर बाढ़ का पानी शहरी इलाकों तक पहुंच गया है। लाहौर में बारिश के बाद बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जहरीली गैस लीक होने से 16 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय अधिकारियों ने इलाके को सील कर घटना की जांच शुरू कर दी है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में फ्लाइंग कार की टेस्ट फ्लाइट को मंजूरी दे दी गई है। अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने एलिफ एरोनॉटिक्स नाम की कंपनी को फ्लाइंग कार के परीक्षण के लिए फिलहाल सीमित मंजूरी दी है।
न्यूयॉर्क में पुलिस अधिकारियों की चौकसी की वजह से एक युवक की जान बच गई। दरअसल तबीयत बिगड़ने के बाद एक शख्स मेट्रो ट्रैक पर गिर गया। युवक को ट्रैक पर देखकर 2 पुलिसकर्मी हरकत में आए और ट्रेन के आने से पहले उसे सुरक्षित वहां से हटा दिया गया। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की आज से दिल्ली में हनुमान कथा की शुरुआत हुई। शाम करीब 4 बजे बाबा बागेश्वर आईपी एक्सटेंशन के रामलीला मैदान पहुंचे। हालांकि दोपहर में ही पूरा आयोजन स्थल भक्तों से खचाखच भर गया। जहां खास इंतजाम किए गए हैं। कथा के लिए 3 पंडाल बनाए गए हैं, जिनमें करीब 70,000 लोगों के बैठने का इंतजाम है। तरीके के 3 पंडाल बने हैं, जिसमें कि पहले पंडाल में जहाँ पे कि बाबा का कथा वाचन होना है, वहाँ पे तकरीबन 32,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। उसके साथ ही साथ जो अलग से 2 और पंडाल यहाँ पे बने हुए हैं, भारी भीड़ को देखते हुए उसके लिए पूरी व्यवस्था की गई। वहाँ पर भी तकरीबन क्योंकि 70,000 के लोगों के आने की यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा पंडाल के बाहर भी वीडियो स्क्रीन के जरिए कथा सुनने के इंतजाम किए गए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुनने के लिए लोगों के उत्साह का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ लोग सुबह से ही पंडाल में बैठ गए थे। जा रहे हैं बाबा को, हम प्यार करते हैं बाबा को, बहुत अच्छे लगते हैं। अर्जी कुछ नहीं, बस दर्शन हो जाए, सब अर्जी है पूरी। रामलीला मैदान के मुख्य पंडाल में भव्य दरबार बनाया गया है, जहां पर बैठकर बाबा हनुमान क्या करेंगे। कल बाबा का दिव्य दरबार भी सजेगा, जिसमें शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से भक्त दिल्ली पहुंचे हैं। राजधानी दिल्ली में हो रही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमान कथा 3 दिनों तक चलेगी। ये आयोजन कितना ग्रैंड होने वाला है, इसकी झलक कल ही देखने को मिली। जब दिव्य दरबार से पहले कलश यात्रा निकाली गई थी, जिसमें 5100 महिलाएं शामिल हुई। कलश यात्रा जिस गली और रास्ते से होकर गुजरी, पूरे रास्ते में पुष्प वर्षा की गई। इस दौरान निकाली गई शोभा यात्रा में कई तरह की झांकियां भी देखने को मिली। कई किलोमीटर का फासला तय करके कलश यात्रा आयोजन स्थल पर खत्म हुई। बाबा के दिव्य दरबार के लिए भव्य पंडाल लगाया गया है, जिसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि बारिश या धूप से लोगों को कोई परेशानी न हो। आयोजन के पहले दिन रात 8 बजे तक बाबा हनुमान कथा सुनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 2 दिनों में 4 राज्यों का दौरा करेंगे और हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 7 और 8 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान का दौरा करेंगे। 2 दिन के दौरे में प्रधानमंत्री चारों राज्यों में 50,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री के तूफानी दौरे की शुरुआत 7 जुलाई को होगी। इस दिन सबसे पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, जहां वो 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर के 3 हिस्सों का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश के गोरखपुर पहुंचेंगे, जहां वो गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। गोरखपुर में प्रधानमंत्री 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाएंगे। गोरखपुर से वो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे, जहां कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। 8 जुलाई को पीएम मोदी तेलंगाना के वारंगल जाएंगे, जहां नागपुर विजयवाड़ा कॉरिडोर और करीमनगर वारंगल कॉरिडोर से जुड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वारंगल से पीएम राजस्थान के बीकानेर पहुंचेंगे और अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के कई हिस्सों का उद्घाटन करेंगे। केदारनाथ धाम में अंगूठी देकर प्रपोज करने का वीडियो वायरल होने के बाद एक और वीडियो वायरल हुआ है। एक के बाद एक वायरल हो रहे वीडियो के कारण भक्तों में आक्रोश है और इसे मंदिर की गरिमा के खिलाफ बताया जा रहा है। वायरल हो रहे नए वीडियो में एक युवक मंदिर के सामने एक लड़की की बांग भरता नजर आ रहा है। इस दौरान लड़की ने हाथों में चूड़ा पहना हुआ है, जिससे लग रहा है कि दोनों की हाल ही में शादी हुई है। संग संग रहेंगे जन्म जन्म। वायरल हो रही रील में लिखा है कि मंडप में तो सभी मांग भरते हैं, तुम मेरी मांग केदारनाथ में भरना। एक के बाद एक वायरल हो रहे वीडियो के कारण भक्तों में नाराजगी है। सवाल ये उठ रहा है कि आस्था वाली जगह का इस्तेमाल अपनी रील्स को हिट कराने के लिए क्यों किया जा रहा है। इसलिए मंदिर समिति ने भी पुलिस को चिट्ठी लिखकर रील्स और वीडियो बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मंदिर समिति की तरफ से पुलिस को एक लेटर दिया गया है। इसमें जो यूट्यूबर्स या ब्लॉगर्स वहाँ पे वीडियोस बना रहे पे कार्रवाई करने के लिए बताया गया है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि पुलिस के द्वारा जो ऑपरेशन मर्यादा के अंतर्गत पहले से ये कार्रवाई जो इन पे लगातार हो रही है और ये आगे भी चलती रहेगी। हालांकि उत्तराखंड के डीजीपी पूरे मामले में पल्ला झाड़ते नजर आए। मंदिर के अंदर की व्यवस्था को मैनेज करना मंदिर समिति का काम होता है। अगर कुछ ऐसा कुछ होता है जो अपराध की श्रेणी में आए तो पुलिस का रोल आएगा। केदारनाथ में हाल के दिनों में बनाया गया ये दूसरा वीडियो है जिसमें भक्तों में नाराजगी है। इससे पहले केदारनाथ परिसर में ही एक यूट्यूबर अपने बॉयफ्रेंड को प्रपोज करने का वीडियो बना रहा था, जो खूब वायरल हुआ। इस वीडियो में एक लड़का केदारनाथ धाम में पूजा करता दिखाई दे रहा था। कुछ ही देर में साथ मौजूद लड़की अपने घुटने पर बैठकर लड़के को प्रपोज करती हुई दिखी थी।
मंदिर परिसर में लड़की को प्रपोज करता देखकर आसपास लोग मौजूद थे, वो भी अचरज भरे नजर आ रहे थे। इस दौरान कुछ लोग इस घटना को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड करते हुए भी नजर आए। प्रपोज करने वाली लड़की ने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को पोस्ट किया था, जिसके बाद ये वीडियो देखते ही वायरल हो गया था। उस वक्त भी मंदिर समिति ने चिट्ठी लिखकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने एक्शन लेने की बात कही थी। हालांकि अब मंदिर परिसर में मांग भरने का वीडियो वायरल हो रहा है। इस बार भी पुलिस एक्शन लेने का भरोसा दे रही है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में एक बैठक हुई और इस बैठक का मकसद राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच कलह को लेकर कोई फैसला करना था। सूत्रों के मुताबिक दोनों में अब सुलह हो गई है और बैठक में फैसला हुआ कि राजस्थान विधानसभा का चुनाव अशोक गहलोत की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा। बैठक में राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ खुद सचिन पायलट भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठक में जयपुर से ऑनलाइन जुड़े। हमारा संगठन, हमारे नेता, हमारे विधायक, मंत्री सभी लोग मिलजुल कर काम करेंगे। भारी बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे। सचिन ने कहा कि पार्टी ने उनकी बात मानी है। बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार का जो मुद्दा उन्होंने उठाया था, उसकी जांच का भरोसा दिया गया। दिल्ली में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। आज दोपहर करीब 12:30 बजे दिल्ली के नंद नगरी इलाके में यात्रियों से भरी एक कार डीटीसी बस से टकरा गई। गाड़ी में 11 लोग सवार थे, जिनमें से 3 की मौत हो गई, जबकि 8 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब फ्लाईओवर पर गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी डिवाइडर को तोड़ती हुई सड़क के दूसरी तरफ पहुंच गई, जहां सामने से डीटीसी की बस आ रही थी। बस और कार में जोरदार टक्कर हुई। 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। इस पूरे हादसे में घायलों का जीटीबी अस्पताल में उपचार चल रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जानवरों को हाईवे पर घुसने से रोकने के लिए बाहुबली कैटल फेंसिंग स्कीम लाने की योजना बनाई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि हाईवे के दोनों तरफ बाहुबली कैटल फेंसिंग यानी बाड़ लगाने से मवेशियों को हाईवे पर जाने से रोका जा सकेगा। आम बोलचाल की भाषा में बांस के टुकड़ों को बल्ली भी कहते हैं, इसलिए इस योजना का नाम बाहुबली रखा गया है। और जब मवेशी हाईवे पर नहीं जाएंगे तो उनकी वजह से होने वाले हादसों में कमी आएगी। हाईवे पर मवेशियों की वजह से आए दिन हादसे होते हैं, जिनमें लोगों की जान तक चली जाती है। नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे 30 के एक हिस्से में लगाई गई बाहुबली बाड़ की तस्वीर भी शेयर की। बांस से बनी ये खास किस्म की बाड़ करीब 1.25 मीटर ऊंची होती है, जिसको पार कर पाना मवेशियों के लिए मुश्किल होता है। बाहुबली बाड़ में इस्तेमाल बांस को पहले क्रोसेट तेल के साथ ट्रीट किया जाता है और फिर बांस के ऊपर HDPE यानी हाई डेंसिटी पॉलीथीन का लेप लगाया जाता है। कहा जाता है कि इस प्रक्रिया के बाद बांस के टुकड़े स्टील से भी मजबूत हो जाते हैं। बाहुबली बाड़ में इस्तेमाल बांस पर आग का भी कोई असर नहीं होता और ये कई सालों तक खराब नहीं होती। लेकिन समस्या चोरी की भी है। जब इस तरीके की कोई भी बाड़ लगाई जाती है तो स्थानीय लोग अक्सर उसको चुरा कर अपने घरों में ले जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जुलाई को राजस्थान के बीकानेर जाएंगे। विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री राजस्थान को एक बड़ी सौगात देंगे। पीएम मोदी 8 जुलाई को बीकानेर में बीकानेर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से ये रेलवे प्रोजेक्ट पूरा होगा। फ्रांस में जारी हिंसा के बीच राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के राजनयिक सलाहकार इमैनुअल बोन भारत के दौरे पर हैं। बोन ने आज NSA अजीत डोभाल से मुलाकात की। हम बता दें कि पीएम मोदी 13 जुलाई को फ्रांस के दौरे पर होंगे। वंदे भारत ट्रेनों का किराया 30% तक घट सकता है। खबरों की माने तो रेलवे कम दूरी और कम यात्री वाले कुछ वंदे भारत ट्रेनों का किराया घटाने पर विचार कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंदौर भोपाल, भोपाल जबलपुर और नागपुर बिलासपुर समेत कुछ रूट्स पर किराया कम हो सकता है। नागपुर स्टेशन पर आरपीएफ जवान ने प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच गिरे एक यात्री की जान बचाई। युवक चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था जब वो अचानक अपना संतुलन खो बैठा। आरपीएफ जवान ने बाकी लोगों की मदद से युवक को पटरी पर गिरने से पहले ही बचा लिया। फिलिस्तीनी लड़ाकों और हमास के आतंकियों से संघर्ष के बीच इजरायल के लोग सड़कों पर उतर आए और अपनी ही सरकार के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन करने लगे। तेल अवीव में तो सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ। 20,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों ने इजरायली झंडे लेकर तेल अवीव में मार्च किया। इस दौरान कुछ ने मुख्य हाईवे पर आग भी लगा दी। सबसे बड़ा प्रदर्शन तेल अवीव के आयलोन हाईवे पर हुआ। यहाँ प्रदर्शनकारियों ने यातायात रोकने के साथ साथ सड़क पर आगजनी भी की। प्रदर्शनकारियों ने पेड़ की टहनियों और टायरों में आग लगा दी, जिसे पुलिस की गाड़ियां बुझाती नजर आईं। विरोध प्रदर्शन के दौरान पूरी रात सड़कों पर अराजकता का माहौल बना रहा। प्रदर्शनकारियों ने हाईवे से गुजर रही गाड़ियों को रोकने की कोशिश की, जबकि ड्राइवर्स के साथ बदसलूकी करते भी दिखे।
दरअसल तेल अवीव के पुलिस प्रमुख अमीचाई एशेद ने इस्तीफे का ऐलान किया था। उन्होंने नेतन्याहू सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद हजारों इजरायली सड़कों पर उतर आए। तेल अवीव के पुलिस प्रमुख अमीचाई एशेद ने कहा था कि बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से वो पद छोड़ रहे हैं। कैबिनेट के लोग सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ज्यादा बल का इस्तेमाल करना चाहते थे। एशेद के इस बयान के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। वो सड़कों पर उतर आए और प्रमुख राजमार्गों पर यातायात को ठप कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के बैरिकेड्स हटा दिए और हाईवे के दोनों तरफ की सड़क को भी ब्लॉक कर दिया। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी बोनफायर जलाकर बीच सड़क पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते और डांस करते नजर आए। विरोध प्रदर्शन में हर उम्र के लोग और छात्र शामिल हुए। महिलाएं भी सरकार के खिलाफ आक्रोश का इजहार करने के लिए इस प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती दिखी। तेल अवीव के पुलिस प्रमुख के बयान से बचे कोहराम को शांत करना सरकार के लिए चुनौती बन गया। प्रदर्शनकारी मार्च करते हुए आगे बढ़ने लगे। वो न पुलिस की बात मानने को तैयार थे और न ही आगे बढ़ने से रुकने को। लिहाजा पुलिस को थोड़ी सख्ती बरतनी पड़ी। पहले तो घुड़सवार पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को सड़क के बीच से हटाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो तेल अवीव पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। इससे कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। कुछ तो सड़क पर ही पड़े नजर आए, जिन्हें एम्बुलेंस से इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। हालांकि इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी एम्बुलेंस में बैठने से इनकार करते भी दिखे। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया और आधी रात के बाद प्रदर्शनकारियों को हाईवे से हटा दिया। वहीं इस विरोध प्रदर्शन में 2 महिलाएं घायल भी हुई। बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान एक दहला देने वाली वारदात का वीडियो सामने आया। विरोध प्रदर्शन के दौरान एक ड्राइवर अपनी कार लेकर भीड़ के बीच जा घुसा। पहले तो लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर नहीं माना और उसने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। वो भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ता गया। कार सवार ने एक प्रदर्शनकारी को उड़ा दिया, जो हवा में उछला और जमीन पर आ गिरा। इसके बाद पिटाई के डर से ड्राइवर कार को लेकर भागने लगा, लेकिन आगे मौजूद प्रदर्शनकारियों ने उसे रोक लिया। कार के पास लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोग ड्राइवर को बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। तभी पीछे से एक दूसरी कार आई, जिसे एक लड़की ने साइकिल लगाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने तेजी से अपनी कार मोड़ी और वहां से निकल गया। बताया जा रहा है कि इस घटना में 2 लोग घायल हुए, जबकि पुलिस ने एक कार ड्राइवर को पकड़ लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास व्हाइट हाउस के एक हिस्से में एक संदिग्ध पैकेट मिलने से आज हड़कंप मच गया। जांच के बाद पता चला कि व्हाइट हाउस के वेस्ट विंग में मिले उस पैकेट में कोकेन थी। सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों को ये पैकेट रविवार को तब मिला जब वो व्हाइट हाउस की रूटीन जांच कर रहे थे। अधिकारियों को प्लास्टिक के छोटे से पैकेट में पाउडर जैसी चीज दिखी, जिसे उन्होंने अपने कब्जे में लिया और जांच के लिए लैब भिजवाया। व्हाइट हाउस और सीक्रेट सर्विस के अधिकारी अभी तक ये पता नहीं कर पाए हैं कि कोकेन इतनी सुरक्षित जगह पर कौन लेकर आया था। व्हाइट हाउस में जब कोकेन बरामद हुई तब राष्ट्रपति बाइडेन अपने परिवार के साथ स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी मनाने के लिए बाहर गए हुए थे। राष्ट्रपति आवास में कोकेन बरामद होने के बाद बाइडेन और उनका परिवार विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। आगे बढ़ेंगे और बता दें आपको कि पाकिस्तानी क्रिकेटर और पंजाब प्रांत के खेल मंत्री वहाब रियाज की बेशर्मी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वहाब रियाज लाहौर में सड़कों पर भरे पानी के बीच रैश ड्राइविंग करते नजर आ रहे हैं। दरअसल लाहौर में भारी बारिश की वजह से सड़कें सैलाब में तब्दील हो गई, जबकि इस दौरान क्रिकेटर वहाब रियाज अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़े। वो पानी से भरी सड़क पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते दिखे। पानी उछलकर अगल बगल चल रहे राहगीरों पर पड़ता रहा, लेकिन वहाब रियाज को जरा भी शर्म नहीं आई। वो लोगों को भिगोते हुए अपनी गाड़ी भगाते रहे। कार की रफ्तार की वजह से बाइक सवार गंदे पानी से गीले हो गए, लेकिन वहाब ने अपनी कार की रफ्तार को कम नहीं किया। सुबह वज़ीर खेल वहाब रियाज बारिश के पानी से खेल गए। वहाब रियाज पानी में आवाम की मदद के लिए निकले, लेकिन इधर उधर देखकर फिर गाड़ी में जा बैठे। वहाब रियाज ने फिर गाड़ी से शहरियों पर खूब पानी छिड़का। वहाब रियाज की गाड़ी से शहरियों पर पानी फेंकने की वीडियो वायरल हुई। लाहौर में इन दिनों मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। लिहाजा वहाब रियाज शहरियों की मदद के लिए निकले थे, लेकिन अपनी करतूत से विवादों में घिर गए। शेयर बाजार आज हरे निशान पर बंद हुए। बीते दिन फ्लैट बंद होने के बाद आज सुबह बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स ने 339 पॉइंट्स की छलांग लगाई, वहीं निफ्टी भी करीब 98 पॉइंट्स की बढ़त के साथ बंद हुआ। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में कमी आ रही है। सेना के ऑपरेशन ऑल आउट में इस साल अभी तक 27 आतंकी मार गिराए गए हैं, वहीं पिछले साल 187 आतंकी मारे गए थे।
2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए के 18 जुलाई को अहम बैठक बुलाई गई है। खबरों की माने तो इस बैठक में अकाली दल की ओर से सुखबीर बादल और लोक जनशक्ति पार्टी से चिराग पासवान बैठक में शामिल हो सकते हैं। इनके साथ कुछ नए दल भी एनडीए की बैठक में शामिल हो सकते हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ में भारी बारिश के बाद किसानों को जेसीबी मशीन की मदद से नदी पार कराई गई। किसान अपने खेतों पर काम करने गए थे, लेकिन वापसी पर नदी पार नहीं कर पाए। रूस की सेना ने पश्चिमी यूक्रेन के लवीव शहर पर मिसाइल हमला किया। इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 34 लोग घायल हुए। रूस के मिसाइल हमले के बाद लवीव में चारों तरफ तबाही का मंजर दिखा। ड्रोन से ली गई तस्वीर देखकर तो किसी का भी दिल दहल जाएगा। बड़ी बड़ी इमारतों का नक्शा बिगड़ गया। चारों तरफ इमारतों का मलबा बिखर गया, छत गायब हो गई, दीवारें ढह गई और खिड़की दरवाजे टूट गए, जबकि बिल्डिंग के नीचे खड़ी गाड़ियां कबाड़ में तब्दील हो गई। Знали, що вони росіяни, рашисти, кажуть, що вони тільки бомблять військові об'єкти, а вони попали в мирний будинок. Люди спали. Як так можна? यूक्रेन के मुताबिक रूस ने काला सागर से 10 मिसाइलें दागी थीं। हालांकि रूस की इन 10 कैलिबर मिसाइलों में से 7 को हवा में ही नष्ट कर दिया गया, लेकिन इस हमले में 60 अपार्टमेंट और 50 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गयी। रूस के मिसाइल हमले के बाद मलबे से अभी तक करीब 70 लोगों को बाहर निकाला गया है। वहीं रेस्क्यू वर्कर्स अभी भी मलबे में फंसी जिंदगियों की तलाश कर रहे हैं। मैक्सिको के मैग्डालेना पियांस्को में खाई में एक बस के टुकड़े बिखरे नजर आए। बताया गया कि मैक्सिको सिटी से आ रही एक बस भीषण हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 29 लोगों की जान चली गई, जबकि 19 लोग घायल हो गए। मैक्सिको में हादसे की चपेट में आई बस मैक्सिको सिटी से चली और वहां का राज्य से होकर गुजर रही थी। तभी सुबह के वक्त मैग्डालेना पियांस्को शहर में ये बस खाई में गिर गई। बताया गया कि ड्राइवर का बस पर काबू नहीं रहा और वो सड़क के किनारे लगी रेलिंग को तोड़ती हुई खाई में जा गिरी। क्रैश वाली जगह से जो तस्वीरें सामने आई वो डराने वाली थी। बस के परखच्चे उड़ गए थे, छत तहस नहस हो गई थी और सामान बिखरा पड़ा था। जो इस हादसे में किसी तरह बच गए, उन्होंने बताया कि बस रास्ते में कई बार खराब हुई थी। Dirigiéndonos ya hacia, como cerca de Puebla, empezó a fallar, lo estaban revisando y demás, y pues aún así el chofer continuó con el viaje. हादसे में घायल 14 लोगों को पास के अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि 5 लोगों को एयरलिफ्ट कर वहां का शहर ले जाया गया। Zee News.